हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं नीलकेतु कुमार ईडू पावर इन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के बीच हम मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल साम्राज्य लेकर आया हूं और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में कैसे होती है। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में किया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाबर कौन थे, कहां से आए थे और वो किस उद्देश्य से भारत में आए थे। अब आगे चर्चा करते हैं। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। उनके पिता उमर शेख मिर्जा थे, जो फरगना के छोटे प्रदेश के शासक थे। वहाँ उनका राज्य था और वहीं पे शासन करते थे। तो उस समय फरगना के आसपास सीमावर्ती जो छोटे राज्य थे, उन राज्यों में काफ़ी आपसी संघर्ष होता रहता था और काफ़ी युद्ध की संभावनाएं बनी रहती थी। वहाँ शासन करना काफ़ी कठिन था। तो बाबर 1494 ईस्वी में जब गद्दी पर बैठते हैं, उस समय बाबर का ध्यान भारत की ओर आकर्षित होता है और बाबर भारत की प्राचीन से लेकर और मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत में जो उपलब्धियां थी, जो समृद्धि था, इसके बारे में वो परिचित थे। इसलिए बाबर का ध्यान भारत की तरफ आकर्षित होता है। बाबर के मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि हम भी भारत में जाएं और भारत में अपना एक राज्य स्थापित करें। तो इसी उद्देश्य को लेकर बाबर भारत पर आक्रमण करते हैं, भारत की ओर अपना अभियान चलाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाबर किस वंश के थे। तो बाबर जो है चगदाई वंश के थे और फरगना के छोटे से क्षेत्र में एक शासक के रूप में उनके पिता कार्य करते थे और वहीं पे 1494 ईस्वी में वहाँ के शासक बने और 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की और उसके बाद भारत के तरफ उनका ध्यान आकर्षित हुआ और यह सिलसिला जारी हुआ और भारत में सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि बाबर भारत पर पानीपत के युद्ध के पहले 4 आक्रमण कर चुके थे। बाबर सबसे प्रथम आक्रमण जो है 1519 ईस्वी में किया और इस आक्रमण में यह उसे पता चला कि बाबर इस समय जो भारत में शासक हैं, सबसे बड़े दिल्ली के जो गद्दी पर राजा आसीन है, वो है इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी की कमियों को ढूंढते हुए और उसके जितने भी युद्ध नीति थी, इसकी अच्छा से अध्ययन किया जाना और उसके बाद तब वह यह निर्णय लिया कि भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो पश्चिमोत्तर भाग हैं, वहाँ पर राजा का नियंत्रण काफ़ी कमज़ोर है। इसी के कारण बाबर धीरे धीरे शुरुआती दौर में जो 4 आक्रमण किए हैं, उसमें वो भारत के सिंध, मुल्तान, पंजाब, इन सब क्षेत्रों का कुछ हिस्सा ही अपने अधिकार क्षेत्र में लाया है, लेकिन फिर भी उन पर पूर्ण नियंत्रण नहीं था। तो बाबर एक कुशल योद्धा और कुशल सेनापति और कुशल राजा का सब गुण उनमें मौजूद था। बाबर एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। तो इस सब कारण से बाबर ने
भारत के तरफ जो अपना अभियान चलाया, और इस अभियान का प्रथम अभियान था 1519 ईस्वी में। और 1519 ईस्वी में बाबर को यह पता चल चुका था कि इब्राहिम लोदी का जो प्रशासन है पश्चिमोत्तर भाग में काफ़ी कमज़ोर है, यहाँ से उनको पराजित किया जा सकता है। तो बाबर ने खैबर और बेलन और बोलन दर्रा से होते हुए अपने फरगना के जितने भी उसके सैनिक थे या जो उसके युद्ध सामग्री थे वो सारी व्यवस्थाएं की, और जो भारत के सिंध मुल्तान क्षेत्र में यानी कि पश्चिमोत्तर जो भारत था वहाँ पर एक छोटा सा वो अपना केंद्र बनाए, और वहीं से केंद्र से उन्होंने बार बार भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इस आक्रमण के दौरान इब्राहिम लोदी को यह पता चला कि तुर्क शासक जो हैं अफगानी लोग क्या कर रहे हैं, बार बार आक्रमण कर रहे हैं। तो इस आक्रमण को रोकने के लिए इब्राहिम लोदी उतना क्रियाशील नहीं हुए, उस पर ध्यान नहीं दिए, और इससे बाबर का हिम्मत बढ़ता गया। आगे चलकर बाबर ने प्रत्यक्ष रूप से 1526 ईस्वी में पानीपत जो अभी वर्तमान हरियाणा में है युद्ध की चुनौती दे दी, और इस युद्ध में बहुत बड़ी सेना इब्राहिम लोदी की थी, और बाबर का एक छोटा सेना सैन्य टुकड़ी था, उसके बीच में युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध जो था इब्राहिम लोदी के सैनिक पुरानी धारा पुरानी पद्धति के अनुसार युद्ध कर रहे थे। इनके हाथी घोड़े या सैनिक उतने प्रशिक्षित नहीं थे, जबकि बाबर एक कुशल योद्धा और कुशल सेनापति था। उसके सैनिक काफ़ी प्रशिक्षित थे, काफ़ी योग्य थे। तो कहा जाता है कि काफ़ी कम सेना होते हुए भी पानीपत के युद्ध को बाबर ने जीत लिया था, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुए थे। और ये इस प्रकार बाबर 1526 ईस्वी में जब पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को पराजित करता है, और इस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने भारत में एक नई राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम रखा मुगल वंश। बाबर ने जिस इब्राहिम लोदी को पराजित करने में, हालांकि कहीं कहीं देखा जाता है पुस्तक में कि उस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी, वहीं वो मर गए थे। इस युद्ध के बाद बाबर को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि अगर प्रयत्नशील और लगातार जारी युद्ध रहे तो निश्चित रूप से भारत पर एक राजवंश की स्थापना हम कर सकते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने 1526 ईस्वी में जब पानीपत का युद्ध जीता तो मुगल वंश की स्थापना की, और मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद उन्होंने लगातार युद्ध किया। और उसी क्रम में 1527 ईस्वी में बाबर ने खानवा का युद्ध किया, और खानवा के युद्ध में एक तरफ राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में भी राणा सांगा पराजित हुए और बाबर का विजय हुआ। दूसरे युद्ध में जीतने के बाद बाबर का और हिम्मत बढ़ा। आगे चलकर इस युद्ध में बाबर ने गाजी और गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है, उस समय एक तुर्क में जो था युद्ध में पद्धति चलता था कि सेनाओं के सर काटकर सर के ऊपर सर रखकर वहाँ एक कसम लिया जाता था, उपाधि धारण किया जाता था, उसी को गाजी कहते हैं। तो बाबर ने भारत में सर्वप्रथम खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी। और इस युद्ध में बाबर ने तुलगामा नीति का प्रयोग किया था, और तुलगामा नीति के साथ साथ जिहाद का भी नारा दिया था। तुलगामा नीति क्या है कि उस समय का एक
युद्ध का आधुनिक कौशल था कि सैनिक को चारों तरफ से घेर के और उसको वहीं पे एक सैनिक पर 10 या 5 जो सैनिक को घेर कर राजा को घेरने का उद्देश्य होता था। उसी को तुलगामा नीति कहते हैं। आगे चलकर पानीपत के युद्ध में हम लोग देखते हैं भारत में प्रथम बार सबसे पहले तोप खाने और बारूद का उपयोग किया गया था। यही कारण था कि इब्राहिम लोदी की इतनी बड़ी सेना जो थी, तोप खाने से वो परिचित नहीं थे, बारूद से परिचित नहीं थे, और उस युद्ध में बारूद और तोप खाने का प्रयोग किया गया था। और इस कारण से इतनी बड़ी सेना इब्राहिम लोदी की होते हुए भी इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और मृत्यु हो गया था। तो प्रथम बार तोप खाने का प्रयोग 1526 ईस्वी में और 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और जिहाद का नारा दिया था। बाबर अपने जीवन काल के तीसरा युद्ध 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध करते हैं और उस युद्ध में एक तरफ मेदिनी राय और दूसरे तरफ होते हैं बाबर, और इस युद्ध में भी बाबर को विजय प्राप्त होता है और मेदिनी राय पराजित हो जाते हैं। और अब आगे देखते हैं कि 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध होता है और घाघरा के युद्ध में अफगान, एक तरफ अफगानी होते हैं और दूसरे तरफ बाबर, और इस युद्ध में भी बाबर को विजय मिलता है, जीत मिलता है। और इस प्रकार अपने जीवन काल में बाबर ने 4 युद्ध किया और चारों युद्ध में विजयी हुआ। इससे यह पता चलता है कि बाबर एक कुशल योद्धा, कुशल सेनापति के साथ साथ राजा के उसमें सभी गुण मौजूद थे। युद्ध के लिए हर नीति का उन्होंने प्रयोग किया था, पारंगत था। यहाँ तक कि कर्नल टाड ने यह भी कहा है कि बाबर इतना शक्तिशाली था कि 2 आदमी को अपने बाह में उठाकर पतले सी दीवार पर भी दौड़ सकता था। अब आगे हम देखते हैं, इस प्रकार बाबर ने जिस नए साम्राज्य मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था और इस 4 युद्ध के द्वारा वहां हो रहे विद्रोहों का दमन कर दिया था और अब कोई ऐसे शासक नहीं थे जो बाबर को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती दे सके। इस प्रकार से जो उनके द्वारा राज्य स्थापित किया गया तो पूर्ण तो स्थायित्व प्रदान नहीं कर सके थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन बाबर भारत में रह नहीं सके। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु होती है। बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसके पहले बाबर ने खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि और 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण करते हैं और घाघरा के युद्ध में वो क्या करते हैं, कलंदर, अपने आप को कलंदर कहते हैं, यानी कि सभी को देखने वाला राजा, कलंदर के नाम से अपने आप को सुशोभित करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना किया, उसे पूर्ण स्थायित्व तो अभी प्रदान नहीं कर सके थे, लेकिन हम लोग फिर भी एक मुगल वंश का नींव वो रख चुके थे, स्थापना कर चुके थे। और एक जो आगे चल के इसमें बहुत सारे राजा हुए हैं, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सबों की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी थोड़ा सा देखते हैं कि बाबर की आत्मकथा, बाबरनामा में लिखा गया है। इसके लेखक अब्दुल रहीम खान ए खाना है और यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबर ने
अपने कम समय में एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना कर भारत में नए दिशा प्रदान किया। जो आने वाले पूर्ववर्ती शासक थे उन्होंने फिर इस वंश को आगे बढ़ाया। इसका हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित करेंगे ताकि आपका सहयोग हमें मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।